हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए हाइट एंड डिस्टेंस। और इस सीरीज में आज है लेक्चर 9। और हम लोग जैसे कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली दो ही न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो चलिए एक एक लाइन पढ़ते हुए डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सो कह रहा है पहली लाइन कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, और वो एक पेडिस्टल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेडिस्टल। और इस पेडिस्टल पे एक स्टैचू जो है 1.6 मीटर का वो रखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक हमने पॉइंट ले लिया जैसा कि दिख रहा होगा आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो टॉप ऑफ द स्टैचू कहाँ पे है? कर्सर पे जो येलो कलर दिख रहा है वो ये है टॉप ऑफ द स्टैचू। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से the angle of elevation of the top of the pedestal, तो टॉप ऑफ द पेडिस्टल कहाँ है? ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि टॉप ऑफ द पेडिस्टल, तो यहाँ पे कह रहा है, हो सकता है ये भी कहे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द स्टैचू। तो दोनों पॉइंट सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको समझना है कि किस पॉइंट की बात कर रहा है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज कितना है? 45 डिग्री। दिस इज योर 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो हमें हाइट ऑफ द पेडिस्टल जो कि h यहाँ पे मैंने मान रखा है वो कैलकुलेट करना है, और आपका डायग्राम बन चुका है। ठीक है, हमने अब सारे जो वर्टिसेस हैं उसको नाम दे दिया ए बी सी डी। और अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्ट द न्यूमेरिकल, आप देखेंगे कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? ए बी सी और ए बी डी। ठीक है, दोनों का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला हम यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए सी बी फॉर एंगल ए। तो ए सी बी फॉर एंगल ए, तो ये बचा हमारे पास ट्रायंगल, क्योंकि हमें ए सी बी ही यूज करना था, तो हमने जो दूसरा ट्रायंगल था हमने उसको रिमूव कर दिया। लेकिन इसमें जो ट्रायंगल ए है वो है आपका 45 डिग्री। और आपको ये पता है कि tan क्यों यूज कर रहा हूं मैं? tan क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमारे पास नहीं है। तो बेस कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर के साथ tan यूज करते हैं। तो tan ए हमने यूज किया जहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी है और बेस क्या है? ए बी। तो वही हमने लिखा हुआ है tan ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। tan 45 इज इक्वल टू एच अपॉन ए बी। बी सी क्या है हमारा? एच मैंने मान रखा है, तो वो है हमारा हमारा एच अपॉन ए बी। और 45 डिग्री देखने के बाद मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन ए बी। और यहाँ से हमें जो ए बी मिला वो एच मिला। ठीक है, जो ए बी है वो एच है। अगर अगर ए बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेते हैं तो एच की वैल्यू मिल जाएगी जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी, तो ये वाला पोर्शन हमारा रिमूव हो जाएगा। और फिर फॉर एंगल ए के लिए जो कि 60 डिग्री है, अब इस ट्रायंगल के लिए हम अगेन वही यूज करेंगे, क्या? tan। क्यों? क्योंकि अब ए बी हमने कैलकुलेट किया है विच इज नथिंग बट एच। तो लिखेंगे tan ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। और ए की वैल्यू 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। क्यों? क्योंकि बी डी की वैल्यू क्या है? ये कंप्लीट, और दिस कंप्लीट वैल्यू इज एच प्लस 1.6। और अभी अभी हमने ए बी की वैल्यू जो प्रीवियस ट्रायंगल को यूज करते हुए हमने कैलकुलेट किया था वो है एच। तो हमने ए बी की वैल्यू यहाँ पे एच पुट कर दी। ठीक है, नाउ tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। और हमने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। जब वैल्यू आ चुकी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद h प्लस 1.6 इज इक्वल टू एच √3 आएगा। और यहाँ से हम आगे न्यूमेरिकल जो है हमारा कैलकुलेशन पार्ट है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे।
1.6 इज इक्वल टू एच रूट थ्री माइनस एच। ये जो एच था वो राइट हैंड में पहुंच गया माइनस के साथ, और हमने एच को कॉमन लिया, तो 1.6 इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट रूट थ्री माइनस वन। और जब हमने एच की वैल्यू कैलकुलेट करी तो एच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे मैं रेशनलाइजेशन करूंगा, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, और देखेंगे h इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट, ये जो रूट थ्री प्लस वन है वो तो एज इट इज यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा, बट ये मल्टीप्लाइड हो करके क्या बनेगा, टू। ये कैसे बन रहा है टू, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला आपके पास होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही फार्मूला मैंने डायरेक्ट यूज किया हुआ है। रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन बाई रूट थ्री हो गया आपका थ्री, और वन का होल स्क्वायर इज वन, और माइनस बीच में लगता है तो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो ये हमारा टू नीचे आ रहा है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो आप एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर नहीं याद होता है तो आप वन बाय वन भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वो एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कि आपको टेंथ स्टैंडर्ड में वो नहीं यूज करना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्टली आपको यहाँ पे टू लिखना चाहिए। ठीक है, सो 1.6 टू से डिवाइड हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8 ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन। तो आई थिंक यही हमारा आंसर है, जो कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल है, विच इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री प्लस वन। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रूट थ्री की वैल्यू 1.732 पुट करके भी एक आंसर लिख सकते हैं टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, जो क्या कहता है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। अब देखिए यहाँ पे दो बिल्डिंग्स हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से वो 30 डिग्री है, और टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के फुट से वो 60 डिग्री है। अब पता है यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो मैं कहूंगा कि आप कोई भी डायग्राम दो, आप बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और किसी को भी आप टावर और किसी को भी बिल्डिंग मान सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी को भी टावर किसी को भी बिल्डिंग मान मान सकते हैं, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा इमेजिन करने वाली बात आती है, कि अगर आप इतना सोच पाते हैं कि 30 डिग्री जो है और 60 डिग्री है, कितना देखने पे 30 डिग्री बनता है और कितना देखने पे 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि बिल्डिंग बड़ी है टावर से या टावर बड़ा है बिल्डिंग से, हाइट में बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कि एग्जैक्ट डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो अब मैंने जो जैसे बोला कि आप कोई भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप इसको भी टावर मान सकते हैं, इसको बिल्डिंग मान सकते हैं, या इसको बिल्डिंग या इसको टावर मान सकते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आ जाएगा। बट एग्जैक्ट के लिए थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है। आप सोच के देखो, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कब बनेगा? ठीक है, 30 डिग्री आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है आपका, तो 30 डिग्री कुछ इस तरीके से होगा, और 60 डिग्री थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना। तो 30 डिग्री किसका बन रहा है, किसके टॉप का 30 डिग्री बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब कि बिल्डिंग जो है वो टावर से अभी छोटी है। ठीक है, बिल्डिंग टावर से छोटी क्यों होगी? क्योंकि जब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो कुछ ऊपर जाएगी ना इस तरीके से। अगर 60 डिग्री ऊपर जाएगी तो इसका मतलब ये हाइट बड़ी है। तो टावर आपका बड़ा है और बिल्डिंग छोटी है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम है। ठीक है, 30 डिग्री है, और वहीं पे ये ज्यादा है, तो ये हाइट ज्यादा होगी किसकी, टावर की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको टावर मानूंगा,
और रेड कलर में जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकली उसको मैं बिल्डिंग मानूंगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो मैंने इसको बिल्डिंग माना है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और सेकेंड लाइन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब थोड़ा थोड़ा सा जो मैंने बताया था आपको, देख सोच के देखो, यही चीज तो बता रहा था कि 60 डिग्री कब होगा, जब आप ऊपर की तरफ ज्यादा देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो 30 डिग्री बनेगा। इसी बेसिस पे, इसी इमेजिनेशन पे ये करेक्ट डायग्राम है। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोच के बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इमेजिनेशन पावर भी थोड़ी सी बढ़ती है, और आप जब करेक्ट होते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि यस, मैंने जो डायग्राम बनाया था वो सही है। ठीक है, आंसर आने के बाद पता चलता है। ठीक है, आंसर आने के बाद पता चलता है कि मैंने करेक्ट डिसीजन लिया था या नहीं लिया था अपने बिल्डिंग और टावर को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है वो 50 मीटर हाई है, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बस ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया है। नाउ हम सारे जो वर्टिसेस हैं उनको नाम दे देंगे ABCD, और अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल जो हमें फाइंड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल CAB कहाँ पे, CAB फॉर एंगल C। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ट्रायंगल CAB फर्स्ट, वाई नॉट ACD। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज डिस्कशन करूंगा, क्यों मैंने CAB को ही फर्स्ट लिया है, ACD को क्यों नहीं लिया। ACD को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं अपने सुविधा के लिए, अपने फैसिलिटी के लिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा उसके लिए मैंने लिया है। क्यों, क्योंकि देखो, ये 50 मीटर गिवन है ना, ये 50 मीटर गिवन है, और AC नहीं है हमारे पास, और ये AC इस ट्रायंगल में भी यूज हो रहा है। तो जिसमें एक पैरामीटर जो कि परपेंडिकुलर है फॉर एंगल C, ठीक है, परपेंडिकुलर, वो अगर गिवन है तो हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी, हमें AC कैलकुलेट कर लेंगे। और जब AC कैलकुलेट हो जाएगी, कि AC की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें H की वैल्यू मिल जाएगी दूसरा ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए। अब यहीं पे मैं एक बताता हूँ, अगर मान लो कि मैं ट्रायंगल ACD लेता हूँ, तो ये जो वैल्यू आएगी वो H के टर्म में आएगी। आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग होगा और कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये ट्रायंगल भी आप ले सकते हो, AC की वैल्यू H के टर्म में आएगी, सॉरी, H के टर्म में आएगी। और फिर आप जब इस ट्रायंगल को लोगे तो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग H की वैल्यू आएगी, और वो सेम आंसर होगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग होगा। इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है CAB को पहले, न कि ACD को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल जो सिलेक्ट किया था वो आ गया। और tan C, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और बेस, बेस चाहिए हमें। तो tan C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन AC। और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है tan में, √3, 50 अपॉन AC। और AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू 50 अपॉन √3। तो ये हमें, मैं इसी की बात करता कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल जाएगी 50 अपॉन √3, और इसकी हेल्प से हमें H की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट के लिए। अब इन ट्रायंगल ACD जो सेकंड है हमारा फॉर एंगल A, तो ये पोर्शन हमने हटा दिया, और अब AC की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी 50 √3, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया है। अब बहुत ही इजी हो गया आपके लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, बेस हमने कैलकुलेट कर लिया है, एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो हम यहाँ से tan A इज इक्वल टू CD अपॉन AC, और वैल्यूज पुट करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन 50 अपॉन √3। अब यहाँ पे जो मैंने 50 अपॉन √3 लिखा हुआ है, बहुत ही सावधानी से, केयरफुली इसको आगे लेके चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। अगर किसी को √3 ऊपर ले जाना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता कोई बात नहीं, जैसे लिखा हुआ है वैसे रहने दीजिए। tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√3। और देखो मैंने एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है, H अपॉन 50 √3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे जब, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, H मल्टीप्लाइड बाई √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, एंड 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई 1। यही मैं आपको बता रहा था। अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाता है कि अपॉन के बाद अपॉन आ जा रहा है, तो उसको आप एज इट इज ही रखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद वो आपके पास सामने इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आएगा H√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। ठीक है, और जब H की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो जो √3 है वो मल्टीप्लाइड था, तो डाउनवर्ड आ जाएगा डिनोमिनेटर में,
और √3 बाय मल्टीप्लीकेशन √3 कितना होता है, 3 होता है। तो h इज इक्वल टू, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि 16 2 अपॉन √3 या 16.67। और मैंने जो आंसर लिखा है वो इस तरीके से लिखा है कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 16.67 मीटर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको आंसर जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं, बट आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता एक बार फिर से देखिए स्टेप्स को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाकी मिलते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।